हेलो क्रशर्स, ये चल रही है क्रैशअप की योलो जेई सीरीज। इसमें हम ये लॉन्ग बेसिस पर जिस तरीके से क्लासेस होती हैं सब कुछ एकदम डिटेल में पढ़ लेंगे। आपको ये वीडियो देखने के बाद कोई और वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस भी करेंगे, हर एक कॉन्सेप्चुअल डिटेल को देखेंगे। मेरा नाम विक्रांत किरार है, मैंने आईआईटी खड़गपुर से मैकेनिकल इंजीनियरिंग करी है और अब इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हीट एक अपने आप में नई यूनिट है। नई क्यों है? क्योंकि अभी तक हम जो भी पढ़ते थे फिजिक्स में, उसमें हम फ्री बॉडी डायग्राम बना रहे होते थे। कहीं कुछ फोर्स लगता था, उसके कारण कुछ वेलोसिटी आ जाती थी, हम डिस्टेंस ट्रैवल को नाप लेते थे, बहुत सारी चीज़ें कर सकते थे। यहाँ पर वो कोई भी चीज़ नहीं करनी है, तो अपने आप में एक नया कॉन्सेप्ट आने वाला है। अच्छा, ये आसान भी बहुत है, उसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है ये पूरी की पूरी यूनिट। इसमें हम करने क्या वाले, हम जो हीट से रिलेटेड जितनी भी ऑब्जर्वेशंस है, जैसे मान लो मेरे पास कोई ऑब्जेक्ट है, इस पेन को ही मैं गर्म करने लगूंगा, तो हम देखते हैं इसमें क्या होता है। गर्म करते हैं तो इसका टेम्परेचर बढ़ जाता है। दूसरी चीज़, इसका एक्सपेंशन होने लगता है तो इसकी लेंथ भी बढ़ जाती है। और फिर हम देखते हैं कि अगर मैं इसे और गर्म कर दूं तो हो सकता है इसका फेस बदल जाए। अभी सॉलिड है, ये मेल्ट हो जाएगा, लिक्विड बन जाएगा। तो इस तरीके से बहुत सारे चेंजेस हो सकते हैं। उससे रिलेटेड बहुत सारी बातें हम करने वाले हैं। इस यूनिट में हम ये भी देखेंगे कि हीट ट्रांसफर कैसे होता है, रेडिएशन कैसे होता है। लेकिन आज का हमारा जो टॉपिक है वो है टेम्परेचर स्केल्स, और बात कर लेंगे कि टेम्परेचर और हीट एनर्जी ये सब चीज़ें हैं क्या। इसको आज डिटेल में समझ लेते हैं। टेम्परेचर एंड हीट, अब ये है क्या चीज़? देखो, पहली चीज़ तो हीट एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है। अच्छा, ये फॉर्म ऑफ एनर्जी है तो टेम्परेचर क्या चीज़ है? टेम्परेचर के डिफरेंस के कारण हीट का ट्रांसफर होता है। तो इन चीज़ों को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अच्छा, अगर हम बोलते हैं कि हीट एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है, तो हमारी बाकी एनर्जीज कौन सी होती थी? अभी तक हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ एम वी स्क्वायर। हमने पढ़ा था ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होती है एम जी एच, वर्क एनर्जी। पावर में हमने बहुत सारे एनर्जी के बारे में पढ़ा। लेकिन वहाँ पर जो एनर्जी होती है, वहाँ पर मान लो मैं कोई वर्क करता हूँ तो किसी चीज़ की ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी बढ़ गई, तो वहाँ पे हम मैकेनिकल वे में एनर्जी ट्रांसफर करते थे, उस पर वर्क कर देते थे, कुछ फोर्स लगा देते, ऐसी चीज़ें करते थे। यहाँ पर हम हीट में जो एनर्जी का ट्रांसफर होता है वो इस तरीके से मैकेनिकल नहीं होता, वो नॉन मैकेनिकल होता है। तो हीट इज अ फ्लो ऑफ एनर्जी बिकॉज ऑफ टेम्परेचर डिफरेंस। अब ये टेम्परेचर क्या चीज़ है? तो किसी भी ऑब्जेक्ट का कुछ टेम्परेचर होता है। मान लो इस पेन का कुछ टेम्परेचर है, अगर इसको मैं गर्म करूंगा तो इसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा, अगर मैं इसको ठंडा करूंगा तो इसका टेम्परेचर कम हो जाएगा। इसको समझने के लिए एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल लेते हैं। मान लो मेरे पास एक बॉल यहाँ रखी हुई है, दूसरी बॉल यहाँ पर रखी हुई है। दोनों बॉल एकदम आइडेंटिकल है, सेम मास है, सेम टेम्परेचर है, सब कुछ सेम है। अब मैं क्या करता हूँ, इस बॉल को ऊपर की तरफ उठा करके यहाँ पर ले आता हूँ। तो क्या इस बॉल की एनर्जी बढ़ जाएगी? बिल्कुल बढ़ेगी। उसकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी बढ़ गई है, यहाँ पर एम जी एच एनर्जी मैंने उसको ऐड कर दी। तो इसके हर एक एटम की या हर एक मॉलिक्यूल, जो भी हर एक पार्टिकल है, सभी की थोड़ी थोड़ी एनर्जी बढ़ गई होगी। ये पूरी की पूरी एमजीएच मान लो, इसमें जितने भी 1 मोल पार्टिकल है तो डिवाइडेड बाई 1 मोल कर दोगे तो आपको पता चल जाएगा हर एटम की कितनी एनर्जी बढ़ी है। ओके, इसी की एनर्जी बनाने का एक और तरीका हो सकता था। देखो, इसी का जो आइडेंटिकल यहाँ पर रखा हुआ था, इसको अब मैं घिस घिस करके ऐसे गर्म कर देता हूँ। तो आप देखोगे कि किसी भी चीज़ को आप घिसते हैं, अपने हाथों को घिस के देखो, वो गर्म हो जाता है। तो यहाँ पर भी हम देखो फोर्स लगा रहे हैं, कुछ वर्क हो रहा है, और वही कन्वर्ट हो जा रही है एनर्जी हीट एनर्जी में। तो यहाँ से इसको उठा करके ऊपर ले जाने में भी मुझे कुछ मेहनत करनी पड़ती है। उतनी ही मेहनत से मैं इसको अगर घिस दूँ तो मैं देखता हूँ कि ये गर्म हो जाता है। इसका टेम्परेचर मान लो पहले टी था, पहले यहाँ भी टी था, और इसको अगर मैं रब कर दूंगा इस तरीके से, रबिंग या फिर फ्रिक्शन हो जाए, इसका टेम्परेचर बढ़ जाता है, टी से T2 हो जाता है। मान लो T1 था, पहले T1 था। तो दोनों ही केसेस में मैंने इसको एनर्जी दी तो इसकी मैकेनिकल की एनर्जी बढ़ गई, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी बढ़ गई। यहाँ पर जो इसको एनर्जी दी उसके कारण इसका टेम्परेचर बढ़ गया, T2 यहाँ पर ज़्यादा होगा, T2 इज मोर देन T1। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि दोनों ही बॉल इनिशियली एक जैसी थी। एक तो हमने कुछ तरीके से एनर्जी दी जिससे उसकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी बढ़ गई, दूसरे को हमने कुछ इस तरीके से घिसा कि उसकी कुछ इंटरनल तरीके से एनर्जी बढ़ गई, कि इसके कारण उसका टेम्परेचर बढ़ गया। यहाँ पर टेम्परेचर बढ़ गया, अब इसके पास एक कैपेसिटी है कि भाई ये हीट ट्रांसफर कर सकता है। ये हीट ट्रांसफर नहीं कर सकता,
है ना, इसका टेम्परेचर बराबर है, तो ये हीट ट्रांसफर नहीं कर सकता, ये हीट ट्रांसफर कर सकता है। तो यहाँ पे कुछ नई प्रॉपर्टी हमें देखने को मिली है, इसीलिए टेम्परेचर एक नया डायमेंशन है। टेम्परेचर सिर्फ एनर्जी नहीं बताता, हमें कुछ ऐसी थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी को बताता है जिससे हमें पता चलता है कि स्पॉन्टेनियसली हीट किस डायरेक्शन से किस डायरेक्शन में फ्लो होने वाली है। हीट भी एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है। यहाँ पर हमने कुछ मैकेनिकल वर्क किया है, मैकेनिकल वर्क, और उससे हमारी मैकेनिकल एनर्जी बढ़ गई। यहां पर हमने इसको रब किया था, तो वहां पर हमने भी मैकेनिकल ही वर्क किया है, लेकिन यहां पर जो एनर्जी बढ़ गई है वो नॉन मैकेनिकल एनर्जी बढ़ गई है, यानी उसका टेम्परेचर बढ़ गया है। तो बस यही है, मैकेनिकल वर्क को हम मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं या फिर नॉन मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये बस हमारे समझने के लिए था। टेक्निकल डेफिनेशंस देख लेते हैं। हीट, इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं। हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी ट्रांसफर्ड बिटवीन टू और मोर सिस्टम्स बाय द वर्च्यू ऑफ टेम्परेचर डिफरेंस। टेम्परेचर डिफरेंस होना बहुत ज़रूरी है। मान लो हमारे पास एक बॉडी है इस तरीके से जिसका टेम्परेचर है T1, दूसरी बॉडी है जिसका टेम्परेचर है T2। इफ़ T1 इज मोर देन T2, उस केस में हम देखते हैं यहाँ से यहाँ इस तरीके से एनर्जी फ्लो हो जाएगी, और ये जो एनर्जी फ्लो होगी वही हो जाती है हमारी हीट, हीट एनर्जी। अच्छा, अगर हमारी हीट एक एनर्जी है तो उसकी यूनिट्स क्या हो जाएंगी? देखो, क्योंकि हीट एक एनर्जी है तो उसकी यूनिट एसआई यूनिट हो जाएगी जूल। ये है JOULE, ये है हमारी SI यूनिट। अच्छा, अगर ये SI यूनिट है तो इसका कुछ डायमेंशन भी होंगे। डायमेंशन हो जाते हैं ML2 T-2, ये एनर्जी के डायमेंशंस हैं। जूल को ही लिखने की जो शॉर्ट फॉर्म है वो है J। क्या हीट की, इस एनर्जी की हमारे पास और कॉमन यूनिट्स हैं? बिल्कुल है। हमारे पास एक और कॉमन यूनिट आ जाती है, वो है कैलोरी। कैलोरी को शॉर्ट फॉर्म में कैसा लिखा जाएगा? वो हो जाएगा CAL। और यहाँ पर हमारे पास एक रिलेशन भी है, किन्हीं भी दो यूनिट के बीच में कन्वर्जन का एक फैक्टर होता है कि 1 कैलोरी इज इक्वल टू अप्रॉक्सीमेटली 4.2 जूल। ओके, और एक चीज, एनर्जी एक स्केलर क्वांटिटी होती है, तो यहां पर हम ये भी लिख सकते हैं दिस इज अ स्केलर क्वांटिटी। अब देखते हैं टेम्परेचर क्या होता है। टेम्परेचर इज अ रिलेटिव मेजर ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस। हॉटनेस और कोल्डनेस रिलेटिवली होती हैं, जैसे हम बोलते हैं कि कुछ बोलते हैं कोई लंबा है कोई छोटा है, ये सब भी रिलेटिव है, एब्सोल्यूट टर्म में हम उसकी बात नहीं कर रहे होते। तो इट्स अ रिलेटिव मेजर, लेकिन इसको मेजर किया जा सकता है, ये एक्चुअली एक फंडामेंटल क्वांटिटी है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, दिस इज अ फंडामेंटल क्वांटिटी। क्वांटिटी हमने चैप्टर 2 में पढ़ा था कि हमारे पास 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज होती हैं, उनमें से एक फंडामेंटल क्वांटिटी हमारा टेम्परेचर है। अच्छा, टेम्परेचर की भी कुछ यूनिट होगी, तो इसकी जो SI यूनिट है वो है केल्विन। इसको हम K से भी डिनोट करते हैं क्योंकि ये एक फंडामेंटल क्वांटिटी है, इसका कुछ डायमेंशन भी होगा, तो उसको आप इस तरीके से थीटा लिख सकते हो या फिर आप उसको इस तरीके से Q लिख सकते हो। दोनों ही चीज़ें पॉपुलर हैं, वैसे दोनों का ही ज़्यादा हमारे यूज़ आने नहीं वाला है। अच्छा, टेम्परेचर भी एक स्केलर क्वांटिटी है, इसका कोई डायरेक्शन नहीं होता है। क्या टेम्परेचर को नापने के लिए हमारे पास कोई और यूनिट्स हैं? यस, हमारे पास और दो पॉपुलर यूनिट्स हैं, एक है डिग्री सेल्सियस, दूसरा है डिग्री फ़ारेनहाइट। तो और इसके अलावा हम बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे देखेंगे जिसमें हम अपने मन से एक रैंडम नया टेम्परेचर स्केल बनाएंगे। इसी तरीके के क्वेश्चन बहुत सारे पूछे आते हैं, अभी हम बहुत सारे सॉल्व भी करने वाले हैं, लेकिन हमारे काम के दो ही यहाँ पर एक्स्ट्रा हमें याद रखने हैं, और तीसरा केल्विन। 3 टेम्परेचर स्केल्स हमें प्राइमरीली यूज़ करने हैं। यहाँ पर हमारे पास एक छोटा सा रिलेशन है, T केल्विन is equal to T Celsius plus 273.15
इसमें आप चाहो तो इस 0.15 को इग्नोर कर सकते हो। हमारे पास ये एक रिलेशन आ जाता है। लेकिन ये रिलेशन आया कहाँ से? ये टेम्परेचर स्केल्स 3 अलग-अलग क्यों हैं? और हम नए टेम्परेचर स्केल्स किस तरीके से बना सकते हैं, किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं, वो देखना आप शुरू करते हैं। मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर, टेम्परेचर को नापा कैसे जाए? मान लो हमें इस बंदर का टेम्परेचर पता करना है, तो क्या इस बंदर के ऊपर लिखा हुआ है इसका टेम्परेचर? नहीं। क्या हमें इसका टेम्परेचर दिखाई देता है? नहीं, हमें टेम्परेचर दिखाई नहीं देता है। लेकिन हमें टेम्परेचर के कुछ इफेक्ट्स दिखाई देते हैं और हम उन्हीं इफेक्ट्स को मेजर कर लेते हैं और उसके हिसाब से हम टेम्परेचर बता पाते हैं। तो एनी फिजिकल प्रॉपर्टी दैट चेंजेस विद टेम्परेचर इज कॉल्ड थर्मोमीट्रिक प्रॉपर्टी, क्योंकि उसे थर्मो को मीटर कर लेते हैं, हम थर्मोमीटर बना लेते हैं। एनी थर्मोमीट्रिक प्रॉपर्टी कैन बी यूज टू मेक अ टेम्परेचर स्केल। तो यहाँ पर किस तरह की हमारे पास थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टीज़ की हम बात कर रहे हैं। देखो, सबसे पहली चीज़ तो अगर मैं किसी भी चीज़ को गर्म करता हूँ तो वो एक्सपैंड होती है। एक्सपेंशन यहाँ पर होता है थर्मल एक्सपेंशन। तो हम उस चीज़ का यूज़ कर सकते हैं, इसको हम लिख लेंगे जैसे कि थर्मल एक्सपेंशन। अब एक बात बताओ, हमारे पास आपने देखा होगा एक इस तरीके से थर्मोमीटर होता है, उसमें यहाँ पर लिक्विड मर्करी होता है और यहाँ पे भरा हुआ है मर्करी इस तरीके से। और इसको जब हम गर्म करते हैं तो यहाँ पर लिक्विड का एक्सपेंशन होता है, लिक्विड यहाँ पर ऊपर राइज करने लगता है। यहाँ पर हम इस तरीके से मार्किंग बना देते हैं, कुछ नंबर लिख देते हैं, यहाँ पे 0 लिख देते हैं, यहाँ पे 100, और इस तरीके से हमारे पास एक थर्मोमीटर बन जाता है। लेकिन यहाँ पर हमने थर्मल एक्सपेंशन का यूज़ किया है। इससे जो थर्मोमीटर बनता है उसको हम क्या बोलते हैं? मर्क्यूरी थर्मोमीटर। वहाँ पे मर्करी हमने यूज़ कर लिया, ज़रूरी नहीं है मर्करी करें, उससे अच्छा बन जाता है, बाकी आप कोई और भी चीज़ें यूज़ कर सकते हो। मर्करी का यूज़ क्यों किया? मर्करी एक मेटल है, उसकी अच्छी कंडक्टिविटी होती है। लेकिन आप देखोगे बहुत सारे थर्मोमीटर होते हैं, उसमें कोई और लिक्विड का भी यूज़ किया जाता है। यहाँ पे लाल कलर दिखता है, मर्करी लाल थोड़ी होता है, वो तो सिल्वर जैसा दिखता है उसका, है ना? मेटल है, मेटल की तरह शाइनी होता है। तो कुछ और चीज़ें भी आप यूज़ कर सकते हो, ज़रूरी नहीं है मर्करी यूज़ करो। ऑलराइट, दूसरी कौन सी प्रॉपर्टी हो सकती है जिसका हम यूज़ करके थर्मोमीटर बना पाएँ? तो आप देखते हो आजकल बहुत सारे डिजिटल थर्मोमीटर आते हैं। तो वहाँ पर टेम्परेचर के हिसाब से अगर किसी चीज़ का रेजिस्टेंस चेंज होता है तो भी हम उसका यूज़ करके थर्मोमीटर्स बना सकते हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे रेजिस्टेंस चेंजेस विथ टेम्परेचर। इस प्रॉपर्टी का यूज़ करके हम डिजिटल थर्मोमीटर्स बना सकते हैं। इससे हमें मिलते हैं डिजिटल थर्मोमीटर्स, है ना? यूजुअली हमारे पास प्लैटिनम रेजिस्टेंस थर्मोमीटर्स हमें देखने को मिलते हैं। और क्या प्रॉपर्टी है जिसका आप यूज़ करके थर्मोमीटर बना सकते हो? बहुत सारी चीज़ें हैं। वैसे तो अगर किसी चीज़ का एक्सपेंशन होता है तो उसका मास तो नहीं चेंज होता है ना? मास को यूज़ करके आप नहीं बना सकते, लेकिन डेंसिटी को यूज़ करके आप बना सकते हो। अगर कोई बॉल है जो गर्म पानी में एक्सपैंड होती है तो उसकी क्या वॉल्यूम बढ़ जाएगी। मास उतना का उतना ही है, मास पर यूनिट वॉल्यूम। वॉल्यूम बढ़ेगी तो डेंसिटी कम हो जाएगी। तो आप ऐसे अलग अलग बॉल्स बना सकते हो, है ना? इस तरीके से एक बीकर में रख दो, सबकी अलग अलग डेंसिटी है और टेम्परेचर इस तरीके से एडजस्ट होगा कि टेम्परेचर बढ़ेगा तो ये वाली बॉल की डेंसिटी कम होगी, कम होते ही ये ऊपर तैरने लग जाएगी यहाँ पर। फिर और टेम्परेचर बढ़ाओगे तो इसकी तो अब ये तो तैरने लग गई, तैरती रहेगी, इसकी भी फिर धीरे धीरे डेंसिटी कम होगी, फिर ये तैरने लगेगी, फिर ये भी तैरने लगेगी। तो आप अलग अलग बॉल्स बनाकर एक फैंसी सा थर्मोमीटर बना सकते हो जिसमें जितनी ज़्यादा बॉल्स ऊपर तैर रही हैं उतना ज़्यादा टेम्परेचर ऐसा आप पता कर सकते हो। पर ये सब चीज़ें हमारे काम की नहीं है। हमें और एक चीज़ जो देखनी है जो हमारे काम की है, देखो हमें एक गैस की इक्वेशन पता है, PV इज इक्वल टू nRT। अगर आपको नहीं पता है तो पता चल जाएगी आने वाले कुछ टाइम में। यहाँ पर P होता है प्रेशर, V होता है वॉल्यूम, N नंबर ऑफ मोल्स, R गैस कांस्टेंट है, T टेम्परेचर है। तो अगर मैं यहाँ पर किसी तरीके से V की वैल्यू कांस्टेंट कर दूँ तो नंबर ऑफ मोल्स और R, ये तो यूनिवर्सल कांस्टेंट है, ये सारी चीज़ें कांस्टेंट हो जाएंगी और इस तरीके से हम एक थर्मोमीटर बना सकते हैं जहाँ पर P इज प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर आ जाता है। इसको जब आप बनाओगे थर्मोमीटर तो वो क्या, हमने V की वैल्यू कांस्टेंट कर दी थी तो उसको हम बोलते हैं कांस्टेंट वॉल्यूम थर्मोमीटर।
इसका सेटअप कुछ ऐसा हो सकता है कि आपने यहाँ पर एक गैस भरी हुई है और यहाँ पर एक प्रेशर नापने की डिवाइस लगा दी है। अब इसका वॉल्यूम तो देखो कांस्टेंट है, ये जो भी वॉल्यूम था। इसको जैसे ही आप गर्म करोगे तो प्रेशर बढ़ता जाएगा और यहाँ पर हमारे पास प्रेशर नापने के लिए बैरोमीटर लगा हुआ है, तो बैरोमीटर का कांटा इस तरीके से घूमेगा तो वो एक्चुअली प्रेशर दिखा रहा है, लेकिन हम समझ जाएंगे कि टेम्परेचर भी बढ़ रहा है। अगर प्रेशर बढ़ रहा है तो टेम्परेचर बढ़ रहा है। प्रेशर के ऊपर ही हम टेम्परेचर की रीडिंग लिख देंगे, 0 डिग्री सेल्सियस, 5 डिग्री सेल्सियस, 50 डिग्री सेल्सियस, उससे हमें पता चल जाएगा। तो इस तरीके से हम बहुत सारे थर्मोमीटर्स बना सकते हैं। बहुत सारी थर्मोमीट्रिक प्रॉपर्टीज हो सकती हैं जो टेम्परेचर के कारण बदलें। जैसे हमारे पास, मैं आपको अब 3 ग्राफ बना के दिखाऊंगा। एक ये ग्राफ है, दूसरा ये ग्राफ है, तीसरा ये ग्राफ है। तीनों में एक्स एक्सिस पे हम टेम्परेचर की वैल्यू बढ़ा रहे हैं, यहाँ भी टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, यहाँ भी टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं। अब मेरे पास इस तरफ हो सकता है, मान लो लेंथ है, LENGTH। अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाता हूं तो लेंथ मेरे पास इस तरीके से वेरिएशन आता है, एक लीनियर वेरिएशन हमें वहां पर देखने को मिलता है। मेरे पास और एक कोई अजीब सी प्रॉपर्टी हो सकती है, मान लो कोई इस तरीके की स्प्रिंग है जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट है, ये हमारी एक स्प्रिंग है, स्प्रिंग कांस्टेंट चेंज होता है, लेकिन वो इस तरीके से चेंज होता है, वो लीनियर नहीं चेंज होता, वो इस तरीके से हमें ग्राफ उसका देखने को मिलता है। और तीसरी कोई एक प्रॉपर्टी हो सकती है, मान लो उसका नाम मैं दे दूं प्रॉपर्टी एक्स, और उसका जब मैं ग्राफ बनाता हूँ टेम्परेचर के साथ तो पहले तो वो बढ़ती है और फिर वो कम हो जाती है। तो हमारे पास देखो तीनों ही जगह पर टेम्परेचर में चेंज करने के कारण प्रॉपर्टी में चेंज हो रहा है। इन तीनों प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करके हम थर्मल स्केल बना सकते हैं, थर्मोमीटर्स बना सकते हैं, लेकिन हमारे काम का है सिर्फ लीनियर, ये सब हमें नहीं पढ़ने। प्रॉब्लम क्या आ जाएगी वो समझ लेते हैं। देखो यहाँ पर अगर यहाँ से यहाँ तक टेम्परेचर बढ़ाया तो मुझे यहाँ पर देखो प्रॉपर्टी में यहाँ से लेकर के यहाँ तक का चेंज देखने को मिलता है। लेंथ को, इस चेंज को मैं नाप लूँगा, बहुत आसान है। सेम चीज़ मैं यहाँ भी कर सकता हूँ। अगर टेम्परेचर यहाँ था तो हमें ये वैल्यू मिलती है, अगर टेम्परेचर बढ़ करके यहाँ पे आ जाता है तो हमें ये वैल्यू मिलती है। यहाँ पर भी हम इस चेंज को नाप लेंगे और हमें पता चल जाएगा टेम्परेचर में चेंज कितना आया है। लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या आती है, देखो यहाँ पर जब टेम्परेचर में मैं थोड़ा सा चेंज करूँगा तो इसके करस्पॉन्डिंग मुझे यहाँ पर ऑलमोस्ट बहुत ही छोटा सा, ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल चेंज देखने को मिलेगा, तो यहाँ पर वो ठीक से काम नहीं करेगा। और इस जगह पे अगर मैं टेम्परेचर में थोड़ा सा भी चेंज कर दूंगा तो आप देखते हो कि यार यहाँ पर हमें जो आउटपुट में चेंज देखने को मिलता है वो बहुत ज़्यादा मिलता है। तो ये लीनियर वेरिएशन नहीं है, तो ये हमारे काम नहीं आता उतने अच्छे से, हम इसको यूज़ नहीं कर पाते, मुश्किल होता है। तीसरा ये कोई अजीब सा ही वेरिएशन हमें देखने को मिलेगा। इसमें तो देखो आप समझ ही रहे हो कि अगर इस टेम्परेचर पर हम हैं और इस टेम्परेचर पर हम हैं, दोनों में ही सेम वैल्यू हमें देखने को मिल रही है, तो यहाँ पर तो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाएगा। हम इसका भी यूज़ नहीं करेंगे, हम सिर्फ लीनियर वेरिएशंस का ही यूज़ हमारे थर्मोमीटर बनाने में करते हैं। हमारे सिलेबस में भी सिर्फ लीनियर वेरिएशन ही है, ये हमारे सिलेबस में नहीं है, पर हमें पता होना चाहिए कि नॉन लीनियर वेरिएशंस होते क्या हैं। आगे चलते हैं। कैलिब्रेशन ऑफ थर्मोमीटर्स। तो थर्मोमीटर का कैलिब्रेशन का मतलब क्या हो, देखो हमने एक इस तरीके से, मान लो वो थर्मोमीटर बना लिया है जिसके अंदर मर्क्यूरी का लेवल राइज होता है, और अब हमने बना लिया, यहाँ पर इसको गर्म करूँगा तो यहाँ पर इस तरीके से लेवल राइज होगा। पर कितना गर्म करूँ, अब स्केल में मुझे यहाँ पर कुछ रीडिंग्स तो लिखनी पड़ेंगी, वो लिखें कैसे, तो उसके लिए हमें कुछ रेफरेंस वैल्यूज चाहिए। हमें बोलना तो पड़ेगा यार ये रेफरेंस है, इसको आप 0 मान लो, ये रेफरेंस इसको 100 मान लो। वो रेफरेंस ऐसी होनी चाहिए जो इजीली अचीवेबल हो पूरी दुनिया में। तो हमारे एटमॉस्फेरिक प्रेशर में पूरी दुनिया में ऑलमोस्ट सेम ही एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ऐसे में हम देखते हैं कि हमारे पास एक बहुत ही अच्छा रेफरेंस पॉइंट है, वो है मेल्टिंग ऑफ आइस। तो हम इसको बहुत सारी इस तरीके से आइस के एक डब्बे में, टम्बलर में डिप कर देते हैं, इसको हम बोल देंगे आइस पॉइंट। कुछ टेम्परेचर होगा, उस पॉइंट को हम बोलते हैं आइस पॉइंट। तो जब यहाँ पर मैं इस तरीके से आइस में डुबो देता हूँ तो हमारे पास मर्करी इस लेवल तक आता है, इस लेवल को ही हम बोल देंगे, इसी लेवल को बोलते हैं आइस पॉइंट। ओके, इसको बोल दिया गया एक स्केल पे कि ये 0 डिग्री सेल्सियस है, और दूसरी तरफ इसी को बोल दिया गया कि ये हमारा 32 डिग्री फ़ारेनहाइट है। कूल। उसके बाद सेम थर्मोमीटर को हम लेकर के गए और हमने उसको इस पर डिप कर दिया है बॉइलिंग वाटर में। यहाँ पर वाटर है, इसको हम नीचे से गर्म कर रहे हैं, यहाँ पर बॉईल हो रहा है पानी, तो इसको हम क्या बोलते हैं,
स्टीम पॉइंट। अच्छा, अब यहाँ पर था, यहाँ से टेम्परेचर हमने बढ़ा दिया है तो ऊपर गया होगा मर्करी का लेवल, मान लो जाते 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 यहाँ तक पहुँच गया, तो ये जो हमारे पास रीडिंग आएगी वही हो जाती है हमारा स्टीम पॉइंट। सेल्सियस स्केल में इसे बोला गया है 100 डिग्री सेल्सियस। फ़ारेनहाइट में इसको बोल दिया गया है कितना, 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। ये वैल्यूज़ आपको याद करनी है। तो अगर मैं इसी थर्मोमीटर को यहाँ पर बनाऊँ तो देखो हमारे पास कुछ इस तरीके का थर्मोमीटर बन जाता है, और इसके अंदर हमारे पास लेवल इस तरीके से राइज करेगा, वो कितना भी हो सकता है, लेकिन हमारे पास रेफरेंस पॉइंट ये था, देखो एक ये वाला, ये है एक लोअर पॉइंट इसको मैं बोलूँगा क्योंकि नीचे वाली वैल्यू है, और हमारे पास एक हाई पॉइंट है ये हमारे पास कुछ वैल्यू है। अच्छा, यहाँ पे और एक चीज़ देखो, मरकरी को पता भी नहीं है, आप इस तरफ चाहे तो सेल्सियस लिख दो, चाहे फ़ारेनहाइट लिख दो, अपने मन से कोई भी वैल्यू लिख दो, मरकरी को कोई लेना देना नहीं है। मरकरी तो टेम्परेचर के हिसाब से जहाँ तक जाना था उतना जाएगा, ठीक है। तो हम यहाँ पर डिसाइड करते हैं, हम यहाँ पर स्केल्स बना देते हैं, और मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि दिस इज डिग्री सेल्सियस, दिस इज 100 डिग्री सेल्सियस, दिस इज 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, दिस इज 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। काम की बात क्या है, यहाँ से हमारे आइस पॉइंट और स्टीम पॉइंट के बीच में ये जो डिफरेंस है, ये लेंथ दोनों में सेम ही है ना। यहाँ पे फ़ारेनहाइट में देखो चाहे डिग्री सेल्सियस में देखो लेंथ सेम है, लेकिन अब इसको मैं कितने हिस्सों में बांट रहा हूँ, यहाँ पर ऐसे बहुत सारी लाइंस खींच दूंगा, तो हम देखते हैं यहाँ से 0 से लेके 100 तक गए हैं, तो यहाँ पर एक्चुअली कितने छोटे छोटे डिविजन्स बनाए हमने, यहाँ पर हमने बनाए हैं 100 डिविजन्स। फ़ारेनहाइट में देखो हम 32 से जाते हैं 212 तक, आप माइनस करो 212 माइनस 32, ये वैल्यू आ जाती है 180। तो हम देखते हैं कि इस तरफ हमने 180 डिविजन्स कर दिए, 180 डिविजन। बस यही हमें देखना है। कूल, हम यहाँ पर लिख सकते हैं चेंज ऑफ 100 डिग्री सेल्सियस, है ना। यहाँ से यहाँ तक जब मैं गर्म करता हूँ किसी चीज़ को, तो चेंज ऑफ 100 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू चेंज ऑफ 180 डिग्री फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू चेंज ऑफ 180 डिग्री फ़ारेनहाइट। इसी को छोटा करके भी हम लिख लेते हैं, चेंज ऑफ 1 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू चेंज ऑफ, कितना हो जाएगा, दोनों तरफ हमने 100 से डिवाइड कर दिया है ना, तो ये आ जाएगा 1.8 डिग्री फ़ारेनहाइट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इसको आपको याद रखना है, इस पर डायरेक्टली बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। आगे चलते हैं। हमने अभी हमारा थर्मोमीटर बना लिया था, यहाँ पर हमारे पास कुछ पॉइंट्स हैं, जैसे 100 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, 212 डिग्री फ़ारेनहाइट, और यहाँ पर पानी गर्म होते 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 ये यहाँ पर हमें रीडिंग कुछ दिख रही है। अब नापे कैसे, टेम्परेचर कितना है, कैसे पता चलेगा? तो सबसे पहले तो एक काम करो, ये पूरी लेंथ कितनी थी ये पता कर लो। मान लो हमें दे दिया गया है कि ये जो लेंथ थी वो थी 10 सेंटीमीटर, ओके, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक, और ये जो हमारा मर्करी रेज हुआ है ऊपर वो है 5 सेंटीमीटर तक। तो क्या हम टेम्परेचर बता सकते हैं? देखो सेल्सियस में तो बहुत आसान हो गया, 0 से 100 तक 10 सेंटीमीटर होता है, तो 5 सेंटीमीटर में एक्चुअली 0 से 50 तक ही होगा। लेकिन इसकी कैलकुलेशन करके देख लेते हैं। हमारे पास यहाँ से यहाँ तक मैं जाता हूँ तो हमारे पास 10 सेंटीमीटर हम जाते हैं, 10 सेंटीमीटर में 0 से लेके 100 तक वैल्यू हो गई, 100 डिवीजन बढ़ जाते हैं, ठीक है। तो सेल्सियस में, फॉर सेल्सियस 10 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 100 डिविजन्स, तो इसका मतलब 5 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 50 डिविजन्स, है ना। और स्टार्टिंग पॉइंट क्या था, स्टार्ट किया था हमने 0 से लेकर के ऊपर गए थे ना, स्टार्टेड एट 0 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पे जो हमारा टेम्परेचर है हम लिख देंगे T इज इक्वल टू, स्टार्ट कहाँ से हुआ था, 0 से, प्लस हम कितना ऊपर गए हैं, 50 डिविजन्स ऊपर गए हैं, 0 प्लस 50 डिग्री सेल्सियस यानी कि
50 डिग्री सेल्सियस हमारे पास वैल्यू आ जाती है। सेम कैलकुलेशन करेंगे हम फ़ारेनहाइट के लिए। फॉर फ़ारेनहाइट हमारे पास 10 सेंटीमीटर इस बार एक्चुअली 180 डिविजन्स के बराबर हैं, तो हम लिखेंगे 10 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 180 डिविजन्स, या फिर मैं लिख सकता हूँ 5 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 180 डिवाइडेड बाई 2, 90 डिविजन्स। स्टार्ट कहाँ पे किया था हमने? 32 से स्टार्ट किया था और 90 डिविजन्स ऊपर गए हैं। स्टार्टेड एट 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो टेम्परेचर कितना होगा? 32 से स्टार्ट किया और 90 ऊपर गए, तो T इज इक्वल टू 32 प्लस 90 विच इज इक्वल टू 122 डिग्री फ़ारेनहाइट। और क्योंकि ये जो भी टेम्परेचर है वो तो सेम ही है ना, वो तो सेम ही वैल्यू है दोनों तरफ, तो हम लिख सकते हैं 50 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 122 डिग्री फ़ारेनहाइट। अगेन इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, मर्करी को पता भी नहीं है, इधर आपने सेल्सियस लिखा है कि फ़ारेनहाइट लिखा है, वो तो टेम्परेचर के हिसाब से गर्म होकर वहाँ आ गई। अब हम अलग अलग कन्वेंशन के हिसाब से उसकी अलग अलग न्यूमेरिक वैल्यूज़ देते आते हैं। सेल्सियस में कोई वैल्यू 50 आती है, फ़ारेनहाइट में वही वैल्यू 122 आ जाती है। ठीक है, आगे चलते हैं। किसी ने सेल्सियस स्केल बना दिया, किसी ने फ़ारेनहाइट स्केल बना दिया, लेकिन हमें एसआई यूनिट में किसी एक स्केल को लेना था। तो सेल्सियस को ले लें या फ़ारेनहाइट को ले लें, किसी को भी ले सकते हो। सेल्सियस में हमने देखा था कि आइस पॉइंट और स्टीम पॉइंट के बीच में 100 डिवीजन थे, वो देखने में आसान लग रहा था। तो क्या हम सेल्सियस को एसआई यूनिट वाला बना दें? नहीं। देखो हुआ क्या, हमारे पास एक आइडियल गैस इक्वेशन है, PV इज इक्वल टू nRT। इस पे लोग एक्सपेरिमेंट करते थे और बहुत सारी गैसेस के लिए कुछ ग्राफ्स को प्लॉट करते थे, और वहाँ से हमें पता चलता था कि ये जो टेम्परेचर वाला एक्सिस है, इस पे आप जाते जाओगे तो कुछ पॉइंट्स हमें यहाँ पर इस तरीके से मिलते थे जो भी हम एक्सपेरिमेंट्स कर पाते हैं उसमें। लेकिन इधर ज़्यादा नेगेटिव टेम्परेचर में हम जाकर के एक्सपेरिमेंट तो कर नहीं पाते थे। यहाँ पर टेम्परेचर अभी है डिग्री सेल्सियस में, लेकिन दिखाई देता था कि यार ये एक लाइन है जो यहाँ पर कहीं जाकर के इंटरसेप्ट होने वाली है, और उस जगह पर हमारे पास क्या हो जाएगा, प्रेशर की वैल्यू 0 हो जाएगी। मान लो ये है हमारा प्रेशर। ओके, क्या प्रेशर 0 से कम हो सकता है? नहीं। तो प्रेशर यहाँ पर इस तरीके से नेगेटिव में नहीं आ सकता। ऐसे अगर मैं कोई और गैस को लेता हूँ तो उसके लिए मुझे ये पॉइंट्स मिलते थे, तो वहाँ से भी मैं देखता था कि यार इस लाइन को अगर मैं एक्स्ट्रापोलेट करूँ तो वो भी उसी पॉइंट पे आ रही है। कोई तीसरी गैस है वो यहाँ पर ऐसे वैल्यूज आती थी, तो वो भी उधर ही एक्स्ट्रापोलेट होकर जा रही है। इससे हमें हिंट मिली कि एक मिनिमम वैल्यू है जहाँ से नीचे टेम्परेचर को नहीं ले जा सकते, क्योंकि भी प्रेशर नेगेटिव हो जाएगा, जो कि इम्पॉसिबल है। तो क्या टेम्परेचर की कुछ मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यूज़ हैं? इसी को देख लेते हैं। अभी तक हमने जितने भी हमारे टेम्परेचर स्केल्स बनाए थे उसको लिखते हैं। हमारे पास यहाँ पर था सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस था, ये था 100 डिग्री सेल्सियस। टेम्परेचर में हमने देखा कि नीचे एक मिनिमम वैल्यू आती है, और वो वैल्यू को एक्चुअली नापा गया, तो ये यहाँ पर हमें वैल्यू मिलती है -273.15 डिग्री सेल्सियस। इससे नीचे टेम्परेचर जा ही नहीं सकता, तो हमने सोचा यार ये फिर नीचे का स्केल बनाने का कोई यूज़ नहीं है, उसको उड़ा दिया, और हमारे पास एक यहाँ पर टेम्परेचर की लोअर लिमिट आ गई। किसी भी चीज़ को हम इससे ज़्यादा ठंडा नहीं कर सकते। रियलिटी में तो हम यहाँ तक भी नहीं पहुँच पाए, तो इस टेम्परेचर को बोल दिया गया एब्सोल्यूट ज़ीरो टेम्परेचर। टेम्परेचर एक्चुअली होता क्या है, हमारे पास कोई भी ऑब्जेक्ट है, उसके मॉलिक्यूल्स वगैरह वाइब्रेट करते रहते हैं, उसके कारण उसकी कुछ एनर्जी होती है। जो ज़्यादा वाइब्रेट करता है, अगर उसके बगल में आप कम टेम्परेचर वाला ले आओगे जो कम वाइब्रेट कर रहा है, तो ज़्यादा वाइब्रेशन वाला उसको अपनी एनर्जी ट्रांसफर कर देता है, वही हीट एनर्जी ट्रांसफर हो रही होती है। तो जितना ज़्यादा आप उसको गर्म करोगे उतने ज़्यादा वाइब्रेशन होने लगते हैं, फिर ज़्यादा गर्म करोगे तो वो बॉन्ड तोड़ के भाग जाता है, तो हमारे पास सॉलिड लिक्विड बन जाता है, लिक्विड गैस बन जाती है, इस तरीके की चीज़ें होती हैं। लेकिन वाइब्रेशन की एक मिनिमम वैल्यू होती है, तो एब्सोल्यूट ज़ीरो पे वाइब्रेशन एकदम रुक जाते हैं, तो एब्सोल्यूट ज़ीरो हम प्रैक्टिकली अचीव भी नहीं कर पाते। लेकिन हमारे पास एक इस तरीके से मिनिमम लिमिट होती है टेम्परेचर की। तो अब किया क्या जाए, हमने डिग्री सेल्सियस में तो देखा था, यहाँ पर 0 डिग्री सेल्सियस था, यहाँ पे 100 डिग्री सेल्सियस था। सिमिलरली हमारे पास एक और स्केल था यहाँ पर, फ़ारेनहाइट, है ना, ये था हमारा 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, ये था हमारा 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। अब हमने सोचा यहाँ पर हमारे पास 100 डिविजन्स हैं,
इस स्केल को ऐसे के ऐसे नीचे सरका दो और एक नया स्केल बना दो इस तरीके से, जहां पर ये वैल्यू होगी 0 और उसको लिख देंगे हम 0 केल्विन। ओके, यहाँ पर जितने डिविजन्स थे, डिविजन्स की साइज को नहीं छेड़ा गया है, तो यहाँ पर पूरे के पूरे वही का वही स्केल है, बस यहाँ पे वैल्यू जो थी -273.15 उसी को हमने 0 कर दिया, यानी उसमें हमने इफेक्टिवली ऐड कर दिया है 273.15, तो वो बन जाता है 0 केल्विन। तो ये 0 डिग्री सेल्सियस कितना बन जाएगा, 0 में ऐड कर दो 273.15, ये बन जाता है हमारा 273.15 केल्विन, और 100 बन जाएगा 273.15, इसमें भी ऐड कर दो, ये बन जाता है 373.15 केल्विन। खास बात, यहाँ थे 100 डिविजन्स, यहाँ भी हैं 100 डिविजन्स। हम देखते हैं कि डेल्टा ऑफ 1 डिग्री सेल्सियस, चेंज ऑफ 1 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू चेंज ऑफ 1 केल्विन, है ना। यहाँ पे डिवीजन का जो साइज है सेल्सियस में और केल्विन में सेम है। फिर फ़ारेनहाइट वालों ने बोला यार एक काम करो, हमारे लिए भी ऐसे ही कर दो, तो एक और इनके लिए भी स्केल बना दिया गया इस तरीके से, जो हमें नहीं पढ़ना है, लेकिन टेक्निकली ऐसा किया जा सकता है कि इसको यहाँ पे आप वैल्यू देखोगे तो आती थी -460 डिग्री फ़ारेनहाइट, इसको बोल दिया कि ये है हमारा एक 0, तो उसको हमने बोल दिया रैंकाइन, RANKINE। सिमिलरली यहाँ पर जो वैल्यू आ जाएगी, अब देखो -460 था तो उसमें +460 ऐड किया था तो वो 0 हो गया, यहाँ पर भी आप इसमें +460 ऐड कर दोगे तो यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी 32 + 460 विच इज़ अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 492 रैंकाइन। सिमिलरली ये वाली वैल्यू आ जाती है 672 R। इस तरीके से हमारे पास अब नए 2 टेम्परेचर स्केल थे, उनसे हमने एब्सोल्यूट 0 पर ला करके 2 और बना दिए हैं, और यहाँ पर आप देखोगे कि इसमें थे हमारे पास 180 डिविजन्स, और यहाँ पर भी हमने जो डिवीजन की साइज थी उसको नहीं छेड़ा है, तो इधर भी हो जाता है हमारे पास 180 डिवीजन, और यही हमारे टेम्परेचर स्केल्स हैं। हमने सारे के सारे टेम्परेचर स्केल्स देख लिए जो कि हम लीनियर स्केल्स पढ़ते हैं। अब देखते हैं कि इसमें किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। 1-2 तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, आओ समझ लेते हैं। हमने देखा था हमारे पास इस तरीके से कोई भी थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी होती है जो इस तरीके से बढ़ती जाती है, और हमारे पास 2 रेफरेंस पॉइंट्स होते हैं, एक लोअर एक हायर, और यहाँ पर हमें जो मेजर्ड वैल्यू है वो देखनी होती है। हमारे पास इस तरफ एक स्केल होगा उसमें रीडिंग लिखी होगी, दूसरी तरफ दूसरा स्केल होगा उसमें रीडिंग लिखी होगी, हमें वैल्यू पता करनी होती है। बोलते हैं यार इसमें इतनी आ रही थी तो दूसरे वाले में कितनी आएगी, यही तरह के सवाल यहाँ पर पूछे जाते हैं। ओके, तो यहाँ पर हमारे पास है इस तरफ स्केल 1, इस तरफ है स्केल 2। दोनों के हमें लोअर रेफरेंस और हायर रेफरेंस पॉइंट पता होने चाहिए, नहीं तो उसके बिना सवाल बन नहीं सकता, उसके बिना हम स्केल बना ही नहीं सकते टेक्निकली। तो यहाँ पर इसको मैं बोल देता हूँ दिस इज L1, दिस इज H1, लोअर पॉइंट हायर पॉइंट। यहाँ पर ये हो जाएगा L2, यहाँ पर हो जाएगा H2। जैसे L1 और L2 की वैल्यू हमारे पास सेल्सियस के लिए होती है 0 डिग्री सेल्सियस, इसके लिए होती है फ़ारेनहाइट के लिए 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक, अब यहाँ पर हमारे पास एक तरफ स्केल 1 में रीडिंग आएगी x और स्केल 2 में रीडिंग आएगी y। हमें ये दोनों न्यूमेरिक वैल्यूज़ पता करनी होगी, एक दी होगी दूसरी पता करनी होगी। कैसे करोगे, देखो क्योंकि यहाँ पर एक लीनियर वेरिएशन है तो हम एक रिलेशन निकालेंगे, ये वाली लेंथ डिवाइडेड बाय ये वाली लेंथ शुड बी इक्वल टू ये वाली लेंथ डिवाइडेड बाय ये वाली लेंथ, है ना, क्योंकि एक्चुअली तो वो लेंथ बराबर है। देखो यहाँ पर हमें मिल जाता है x माइनस L1 ये वाली लेंथ डिवाइडेड बाय ये वाली लेंथ विच इज इक्वल टू H1 माइनस L1 इज इक्वल टू y माइनस L2 ये वाली लेंथ हो गई डिवाइडेड बाय H2 माइनस L2, H2 माइनस L2। यही एक फॉर्मूला है, इसी से हमारे सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व होने वाले हैं। एक क्वेश्चन मैं सॉल्व करके बताऊंगा, अगला क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। तो देखते हैं क्वेश्चन। ऑन अ न्यू स्केल ऑफ टेम्परेचर विच इज लीनियर एंड कॉल्ड द W स्केल, द फ्रीजिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ वाटर आर 39 एंड 239 डिग्री W। तो बना लेते हैं, डायग्राम बनाओगे तो बड़े अच्छे से सॉल्व कर पाओगे। हमारे पास देखो फ्रीजिंग पॉइंट है 39 डिग्री W, बॉइलिंग पॉइंट है 239 डिग्री W। ओके,
What will be the temperature on the new scale corresponding to a temperature of 39 डिग्री सेल्सियस ऑन ए सेल्सियस स्केल? तो हमें बोला गया है सेल्सियस स्केल पे 39 डिग्री सेल्सियस की वैल्यू आ रही है, तो इस तरफ W में हमारे पास वैल्यू क्या आ रही होगी हमें पता करना है। तो यहाँ पर सेल्सियस में फ्रीजिंग पॉइंट कितना होता है 0 डिग्री सेल्सियस, बॉइलिंग पॉइंट होता है 100 डिग्री सेल्सियस। एक ही फॉर्मूला है हमारे पास, दिस लेंथ डिवाइडेड बाई दिस लेंथ शुड बी इक्वल टू दिस लेंथ डिवाइडेड बाई दिस लेंथ। तो इसकी जो वैल्यू आने वाली है उसको मैं मान लेता हूँ x वैल्यू आ जाएगी। देखो हमारे पास आ जाएगा 39 माइनस 0 डिवाइडेड बाय 100 माइनस 0 इज इक्वल टू x माइनस 39 अपॉन 239 माइनस 39। ठीक, समझ आया? यहाँ पर अब बस इसे सॉल्व कर देना। यह आ जाता है 39 डिवाइडेड बाय 100 इज इक्वल टू x माइनस 39 डिवाइडेड बाय 200। ये कट जाता है हमारा 2, यहाँ पर वैल्यू आ जाती है x इज इक्वल टू 2 इंटू 39 प्लस 39 विच इज इक्वल टू 3 इंटू 39। इसकी वैल्यू आ जाती है 117 डिग्री W, क्योंकि ये स्केल में हम डिग्री W सब में लिखते हैं, तो हमारा आंसर आ जाएगा B 117 डिग्री W। अब एक क्वेश्चन है जो आपको सॉल्व करना है। A thermometer graduated according to a linear scale reads a value of x naught when in contact with boiling water and x naught by 3 when in contact with ice। अगेन डायग्राम आपके लिए मैं बना दूंगा। यहाँ पर हमारे पास x नॉट आता है बॉइलिंग पे, x नॉट बाई 3 आता है जब फ्रीजिंग पॉइंट होता है। What is the temperature of an object in degree Celsius if this thermometer is in contact with an object that reads x naught by 2? तो x naught by 2 यहाँ कहीं पे होगा x naught by 2। तो बताओ यहाँ पर सेल्सियस में रीडिंग क्या आ रही होगी? वीडियो को पॉज करो, क्वेश्चन को सॉल्व करो। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है बी। कैसे आया? देखो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा सेल्सियस में लिखते हैं 0 डिग्री सेल्सियस था, यहाँ पर 100 डिग्री सेल्सियस था। यही तो हमें पता करना है ना वैल्यू, तो इसको मैं मान लो y बोल देता हूँ। हमारे पास एक ही फॉर्मूला है, दिस डिवाइडेड बाई दिस इज इक्वल टू दिस डिवाइडेड बाई दिस। तो y माइनस 0 अपॉन 100 माइनस 0 इज इक्वल टू x नॉट बाई 2 माइनस x नॉट बाई 3 डिवाइडेड बाई x नॉट माइनस x नॉट बाई 3। किस किस को दिख रहा है कि ये सारे के सारे x नॉट आपस में एक दूसरे को कट कर देंगे? इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 1/2 माइनस 1/3 अपॉन 1 माइनस 1/3। तो ये ऊपर बचता है हमारे पास 3 माइनस 2 अपॉन 6, नीचे बचता है 1 माइनस 1/3 यानी कि 2/3, और ये कट जाएगा इस तरीके से 2। तो ये वाली वैल्यू आ जाती है 3 माइनस 2 ऊपर हो जाता है 1 डिवाइडेड बाय 4 हमारे पास बचेगा। तो y डिवाइडेड बाय 100 इज इक्वल टू 1/4, y इज इक्वल टू 25 डिग्री सेल्सियस। तो B इज द करेक्ट आंसर। फॉल्टी थर्मोमीटर वाले क्वेश्चंस भी बहुत पूछे जा सकते हैं। फॉल्टी थर्मोमीटर में होता है क्या? देखो हमारे पास एक थर्मोमीटर है जो इस तरीके से यहाँ पर 100 डिग्री सेल्सियस दिखाना चाहिए, यहाँ पर 0 डिग्री सेल्सियस दिखाना चाहिए, लेकिन क्योंकि वो फॉल्टी है तो वो मुझे यहाँ पर दिखा देता है 5 डिग्री सेल्सियस, यहाँ दिखा देगा 95 डिग्री सेल्सियस। ठीक, और हमको बोला गया है कि इट इज़ शोइंग लेट्स से 32 डिग्री सेल्सियस। अब थोड़ा कन्फ्यूजन हो सकता है यहाँ पे, तो सबको मैं डिग्री सेल्सियस डैश लिख देता हूँ ताकि पता चले वो एक अलग स्केल है। हमें बताना है कि एक्चुअल टेम्परेचर कितना होगा। सेम फॉर्मूला यूज होगा, बस यहाँ पर इसको एक नया टेम्परेचर स्केल बोलने की बजाय एक फॉल्टी थर्मोमीटर बोल दिया गया है। सेम कॉन्सेप्ट है। वीडियो को पॉज करो, क्वेश्चन को सॉल्व करो कि एक्स की वैल्यू क्या आ रही है। इस क्वेश्चन का आंसर आता है x इज इक्वल टू 30। कैसे आएगा? देखो x माइनस 0 अपॉन 100 माइनस 0 इज इक्वल टू 32 माइनस 5 अपॉन 95 माइनस 5। यहाँ से आ जाता है x अपॉन 100 इज इक्वल टू 27 डिवाइडेड बाय 90। ये कट जाएगा 9 से, 3 डिवाइडेड बाय 10। x की वैल्यू आ जाती है 30 डिग्री सेल्सियस। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। इसमें और एक सवाल पूछा जा सकता है। इससे पूछा जाएगा कि देखो जब 32 होता है तब तो हमें 30 वैल्यू मिलती है, लेकिन क्या कोई ऐसी न्यूमेरिक वैल्यू है जिस वक्त हमें दोनों ही स्केल में सेम रीडिंग दिखाई दे? तो इसको किस तरीके से सॉल्व करोगे?
उस केस में आपको मान लेना है कि यहाँ पर हमारे पास कोई रीडिंग है, मान लो y, और दूसरी तरफ भी न्यूमेरिक रीडिंग हमें y ही दिखाई देती है। अब हमें सेम रेशियो लगा देना, y माइनस 0 अपॉन दिस अपॉन दिस। वीडियो को पॉज करो, क्वेश्चन को सॉल्व करो। इसका आंसर है y इज इक्वल टू 50 डिग्री सेल्सियस या फिर 50 डिग्री सेल्सियस डैश, दोनों में टेम्परेचर एक्चुअली सेम हुआ। कैसे? देखो सेम फॉर्मूला, दिस डिवाइडेड बाय दिस इज इक्वल टू दिस डिवाइडेड बाय दिस। तो y माइनस 0 अपॉन 100 माइनस 0 इज इक्वल टू y माइनस 5 अपॉन 95 माइनस 5। यहाँ से आता है y अपॉन 100 इज इक्वल टू y माइनस 5 अपॉन 90, यानी कि 90y इज इक्वल टू 100y माइनस 500। यहाँ से मिलता है हमें 10y इज इक्वल टू 500, y इज इक्वल टू 50। y की न्यूमेरिक वैल्यू 50 आ जाती है। बहुत ही अच्छा सवाल था। अब बारी है उस सवाल की जिसको आप बहुत पहले से करते आ रहे हो, डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना, फ़ारेनहाइट को डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करना। तो इसका एक फॉर्मूला होता है, खाली वो निकाल लेते हैं। हमारे पास यहाँ पर 0 डिग्री सेल्सियस, यहाँ पर है 100 डिग्री सेल्सियस, यहाँ पर है 212 डिग्री फ़ारेनहाइट, यहाँ पर है 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। अगर आपको ये वैल्यूज़ याद है तो आपकी ज़िंदगी बहुत आसान हो जाएगी। यहाँ पर हमें कुछ रीडिंग मिलती है, मान लो उसको मैं बोल देता हूँ C है। यहाँ पर जो रीडिंग मिलती है उसको बोल देता हूँ मैं वो F है। सेम फॉर्मूला लगाएंगे, दिस डिवाइडेड बाई दिस इज इक्वल टू दिस डिवाइडेड बाई दिस। तो C माइनस 0 अपॉन 100 माइनस 0 इज इक्वल टू F माइनस 32 अपॉन 212 माइनस 32। इससे आता है C अपॉन 100 इज इक्वल टू F माइनस 32 अपॉन 180, या फिर आप लिख सकते हो C अपॉन 5 इज इक्वल टू F माइनस 32 अपॉन 9। यही वो फॉर्मूला है जो हमें बहुत ज़्यादा याद रखने की ज़रूरत है। अच्छा, सेल्सियस और केल्विन में हमें टेम्परेचर पता ही है कि केल्विन में जो वैल्यू होती है वो एक्चुअली सेल्सियस में जो भी वैल्यू होती है प्लस 273.15 भी होता है, पर अप्रॉक्सीमेटली चलो उसको मैं 15 लिख देता हूँ। ओके, क्या मुझे केल्विन और फ़ारेनहाइट के बीच का टेम्परेचर डिफरेंस इंटरचेंज करना आता है? देखो यहाँ पर सेल्सियस की वैल्यू लिख दो K माइनस 273, और ये वाली वैल्यू को आप यहाँ पर रख दो, तो हमारे पास सीधे सीधे आता है K माइनस 273 विच इज C डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू F माइनस 32 अपॉन 9। तो ये भी एक फॉर्मूला हो गया। इन सबको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, ये तो बहुत ही ईजी है याद रखने के लिए। ये आप याद कर लो और आपको सारे के सारे क्वेश्चन इससे सॉल्व हो जाएंगे। एक सवाल करें, एट वॉट टेम्परेचर डज द रीडिंग इन सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट इक्वलाइज? तो यानी कि फ़ारेनहाइट में और सेल्सियस में दोनों में सेम न्यूमेरिक वैल्यू हमें देखने को मिल रही है। वीडियो को पॉज करो, क्वेश्चन को सॉल्व करो। इस क्वेश्चन का आंसर है ए। कैसे आया? देखो हमारे पास फॉर्मूला बहुत आसान है, अभी हमने देखा था हमारा फॉर्मूला होता है C अपॉन 5 इज इक्वल टू F माइनस 32 अपॉन 9। ये तो हमारा फॉर्मूला है। मान लो जो भी न्यूमेरिक वैल्यू है वो है x, तो वो सेल्सियस में भी x है, फ़ारेनहाइट में भी x है, दोनों जगह रख दो x अपॉन 5 इज इक्वल टू x माइनस 32 अपॉन 9। बस सॉल्व हो जाएगा। यहाँ से देखो हमारे पास आता है 1.8x इज इक्वल टू x माइनस 32, यानी कि 0.8x इज इक्वल टू माइनस 32, x इज इक्वल टू माइनस 32 डिवाइडेड बाई 0.8, यानी कि ये हो जाता है माइनस 320 डिवाइडेड बाई 8, और ये आ जाता है 40, यानी कि माइनस 40। माइनस 40 डिग्री सेल्सियस एंड माइनस 40 डिग्री फ़ारेनहाइट आर बोथ सेम। अब आपके लिए एक होमवर्क क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको कमेंट में बताना है। वो कौन सी न्यूमेरिक वैल्यू है जिस वक्त सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में वैल्यू सेम आती है लेकिन एक नेगेटिव होती है एक पॉजिटिव होती है? तो इसको किस तरीके से सॉल्व करोगे? सेल्सियस में मान लो वैल्यू है x, तो फ़ारेनहाइट में वैल्यू हो जाएगी माइनस x। बस हमें यही वैल्यूज रख देनी है, x की जगह आप x रखो, यहाँ पे रखो माइनस x। क्वेश्चन को सॉल्व करो और कमेंट करके बताओ आंसर क्या आता है। इसमें गलती कहाँ हो जाएगी? x की वैल्यू पॉजिटिव आएगी, तो यानी कि सेल्सियस वाली वैल्यू पॉजिटिव, या फिर x की वैल्यू नेगेटिव भी आ सकती है। तो आपको चेक करके बताना है कि कितने सेल्सियस इज इक्वल टू कितने फ़ारेनहाइट। इस चीज़ को कमेंट करो। हम देखते हैं एक और क्वेश्चन। एट वॉट टेम्परेचर डज द रीडिंग इन केल्विन एंड फ़ारेनहाइट इक्वलाइज? तो ये फिर से पहले वाले सवाल जैसा हो गया, लेकिन इसको कर लेते हैं। इसमें ना फील लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।
जैसे यहाँ पर हमारे पास था 0 डिग्री सेल्सियस विच वॉज इक्वल एक्चुअली 273 केल्विन, मैं उसको बोल देता हूँ, ये था हमारा 32 फ़ारेनहाइट। ऊपर आते हैं तो यहाँ पर हमें मिलता है 373 केल्विन, ये होता है 212 फ़ारेनहाइट। तो देखो इनिशियली हमारे पास केल्विन में न्यूमेरिक वैल्यू बड़ी है, लेकिन जब मैं ऊपर जा रहा हूँ टेम्परेचर में तो यहाँ पर +100 हुआ, यहाँ पर +180 हो गया। तो ये वैल्यू बड़ी तेज़ी से बढ़ रही है, ये वैल्यू धीरे धीरे बढ़ रही है। तो मैं और ऊपर जाऊँगा तो यहाँ कहीं पे ऐसा होगा कि ये बढ़ते बढ़ते बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, ये धीरे धीरे बढ़ेगा और दोनों की वैल्यू सेम आ जाएगी। तो हमें पता चल जाता है कि इन दोनों की जो वैल्यू न्यूमेरिक सेम आएगी वो इधर कहीं आएगी। तो वही वैल्यू को मैं बोल दूंगा ये है x। अब कौन से रेशियोज बराबर करोगे, x इस बार इन दोनों के बाहर निकल गया है, तो भी हम सेम रेशियो लगाएंगे, दिस डिवाइडेड बाय दिस अपॉन दिस डिवाइडेड बाय दिस। ठीक, तो हमारे पास x माइनस 273 अपॉन 373 माइनस 273 इज इक्वल टू x माइनस 32 अपॉन 212 माइनस 32। अब तो ये आपको याद होना चाहिए, इसको सीधे सीधे 100 लिखो, इसको 180 लिखो। x माइनस 273 अपॉन 100 इज इक्वल टू x माइनस 32 अपॉन 180। यहाँ से आ जाता है हमारे पास 1.8 x माइनस 1.8 इंटू 273 इज इक्वल टू x माइनस 32। यहाँ से x दूसरी तरफ आएगा, बचेगा सिर्फ 0.8x इज इक्वल टू 1.8 इंटू 273.15 अप्रॉक्सीमेटली हो जाता है हमारा 492 माइनस 32। x की वैल्यू आ जाती है 460 डिवाइडेड बाई 0.8 विच इज इक्वल टू 575 डिग्री फ़ारेनहाइट या केल्विन, कुछ भी लिख दो, दोनों पे वैल्यू सेम आने वाली है, डिग्री फ़ारेनहाइट और 575 केल्विन। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा सवाल आपके लिए। हमारे पास एक बॉडी है जिसको मैंने गर्म किया, उसको गर्म किया, अब कितना गर्म करूं, देखो यहाँ पे मैं गर्म करता हूं तो उसका टेम्परेचर में चेंज आता है +1 डिग्री सेल्सियस। दूसरे केस में उसको जब गर्म किया तो चेंज आया +1 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक, तो इन दोनों में से किस केस में मैंने उसको ज़्यादा गर्म किया होगा, यानी ये वाली चीज़ में मुझे ज़्यादा गर्म करना पड़ा होगा या ये वाले में ज़्यादा गर्म करना पड़ा होगा। इसको कैसे सॉल्व करोगे, देखो इसे हमें समझना पड़ेगा कि हमारे पास हम देख चुके हैं यहाँ पर 100 डिविजन्स में 100 डिविजन्स ऑफ सेल्सियस इज इक्वल टू 180 डिविजन्स ऑफ फ़ारेनहाइट, है ना। इसका मतलब सेल्सियस का एक डिवीजन बड़ा होगा, तो हम लिख सकते हैं चेंज ऑफ 100 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू चेंज ऑफ 180 डिग्री फ़ारेनहाइट। इसी को 100 से डिवाइड कर दो तो ये हो जाएगा चेंज ऑफ 1 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू चेंज ऑफ 1.8 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो ये जो हमने +1 डिग्री सेल्सियस किया था, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इट इज इक्विवेलेंट टू चेंज ऑफ 1.8 डिग्री फ़ारेनहाइट। अब देखो दोनों फ़ारेनहाइट में हो गए तो हमें पता चल जाता है यहाँ पर इस टेम्परेचर को राइज करने में, ये टेम्परेचर ज़्यादा राइज हुआ है ना इसके कंपैरिजन में, तो यहाँ पे हमें ज़्यादा हीट देनी पड़ी होगी, यहाँ पर कम हीट देके ही हमारा काम चल गया हो। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट रिजल्ट है और इसको आपको याद रखना है, इससे डायरेक्टली क्वेश्चंस आ सकते हैं, जैसे कि ये वाला क्वेश्चन करके देखते हैं। अ सेंटीग्रेड यानी कि सेल्सियस एंड ए फ़ारेनहाइट थर्मोमीटर आर डिप्ड इन बॉइलिंग वाटर, दोनों बॉइलिंग वाटर में थे। द वाटर टेम्परेचर इज लोअर्ड अंटिल द फ़ारेनहाइट थर्मोमीटर रजिस्टर्स 140 डिग्री फ़ारेनहाइट। व्हाट इज द फॉलोइंग टेम्परेचर एज रजिस्टर्ड बाय सेंटीग्रेड थर्मोमीटर। तो इसको सॉल्व करने का बहुत आसान तरीका तो ये हो जाएगा कि हमारे पास 212 डिग्री फ़ारेनहाइट था, यहाँ पर 100 डिग्री सेल्सियस था, ये 0 है, ये 32 है, यहाँ से कम होते होते हमारे पास थर्मामीटर में आगे रीडिंग 140 डिग्री फ़ारेनहाइट पे। तो आप यहाँ वाली वैल्यू पता करो, फिर पता करो कि कितना डिप हुआ है ना, व्हाट इज़ द फॉल इन टेम्परेचर। उस तरीके से भी आप इसको सॉल्व कर सकते हो, या फिर अभी हमने देखा था उस फॉर्मूले का भी यूज़ करो। चेंज ऑफ 1 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू चेंज ऑफ 1.8 डिग्री फ़ारेनहाइट। वीडियो को पॉज करो और इस वाले फॉर्मूले से क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करो। इस क्वेश्चन का आंसर है सी। कैसे, देखो यहां से हमारे पास जो डिप हुआ है, चेंज कितना हुआ है, 212
माइनस 140 विच इज़ इक्वल टू 212 माइनस 140 आ जाता है हमारे पास 72 डिग्री फ़ारेनहाइट, है ना। तो हमारे पास एक्चुअली 72 डिग्री फ़ारेनहाइट का चेंज है। यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ चेंज ऑफ 1 डिग्री फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू चेंज ऑफ 1 डिवाइडेड बाई 1.8 डिग्री सेल्सियस। तो या फिर मैं चेंज ऑफ यहाँ पर 1 की जगह 72 अपॉन 1.8 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू चेंज ऑफ 72 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो ये जो डिप हुआ है वही डिप यहाँ पर सेल्सियस में हमें कितना मिलेगा, हमारा आंसर जाएगा 72 अपॉन 1.8 विच इज़ इक्वल टू 72, 720 अपॉन 18, 9 से ये कट जाता है 2, ये कट जाता है 8 और ये कट जाएगा 40। हमारे पास आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। हमने टेम्परेचर स्केल्स पे ऑलमोस्ट सारी चीज़ें देख ली, लेकिन 2 तरह के और थर्मोमीटर्स हैं जो आपसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, तो उसमें होनी सेम चीज़ें। देख जैसे हमारे पास एक तरफ मान लो सेल्सियस के लिए रेफरेंस के लिए 0 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस और यहाँ पर मान लो कुछ सी है। दूसरी तरफ कोई भी फिजिकल प्रॉपर्टी लगाई जा सकती है, जैसे हमारे पास कांस्टेंट वॉल्यूम थर्मोमीटर था, उसमें बोल देंगे कि अच्छा दूसरी तरफ यहाँ पर तो प्रेशर आता था 50 सेंटीमीटर ऑफ Hg। ओके, ये एक प्रेशर को नापने की यूनिट है। दूसरी तरफ आ जाता था 90 सेंटीमीटर ऑफ Hg। और अगर हमारा आंसर आ रहा है 70 सेंटीमीटर ऑफ Hg, तो बताओ भाई ये डिग्री सेल्सियस में वैल्यू क्या होगी। इस केस में आपको सीधे सीधे इन सब चीज़ों को भूल जाना है। अब देखो ये हमारा वही सवाल बन गया जो अब तक हम सॉल्व करते आए हैं। इसकी जगह हमारे पास कोई और प्रॉपर्टी भी हो सकती है, जैसे कि रेजिस्टेंस एट 100 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू लेट्स से 5 ohms, रेजिस्टेंस एट 0 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 2 ohm। और अगर मुझे रेजिस्टेंस की वैल्यू आ रही है 3 ohm, तो बताओ सेल्सियस में वैल्यू क्या होगी। अगेन हम यहाँ पर इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं सेम। तो देख लेते हैं इन पे बेस्ड एक क्वेश्चंस को। A constant volume thermometer shows 50 centimeter of Hg at ice point and 90 centimeter of Hg mercury at steam point. What will be the temperature in Celsius if it shows 80 centimeter of Hg? तो आपके लिए ये वाला क्वेश्चन मैं सॉल्व कर देता हूँ। यहाँ पर 0 डिग्री सेल्सियस है, यहाँ पर 100 डिग्री सेल्सियस है, यहाँ पर 50 सेंटीमीटर ऑफ Hg है, यहाँ पर 90 सेंटीमीटर ऑफ Hg है, बीच में कहीं पर हमें 80 सेंटीमीटर ऑफ Hg आ रहा है। अच्छा मेरे को यहाँ पे देख के जवाब पता पड़ गया, ये 50 से 90 कितना 40 डिविजन्स है ना, और यहाँ पर 40 से हम यहाँ पर 30 ऊपर चले गए हैं, तो हम बेसिकली 30 डिवाइडेड बाई 40 मल्टीप्लाइड बाई 100 यानी कि हमारा आंसर आने वाला है 75 डिग्री सेल्सियस। पर इसको हम फिर भी सॉल्व करेंगे। यहाँ पर हमारे पास वैल्यू है मान लो x, हमारे पास एक ही फॉर्मूला है, दिस डिवाइडेड बाई दिस इज इक्वल टू दिस डिवाइडेड बाई दिस। कैसे लिखेंगे, x माइनस 0 अपॉन 100 इज इक्वल टू 80 माइनस 50 अपॉन 90 माइनस 50 विच इज़ इक्वल टू 30 डिवाइडेड बाई 40। यहाँ से x की वैल्यू आ जाती है 100 इंटू 30 डिवाइडेड बाई 40 विच इज़ इक्वल टू 75 डिग्री सेल्सियस। बहुत ही आसान क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क। In a platinum resistance thermometer, the resistance at ice point is 3 ohm and the resistance at steam point is 5 ohm. What will be the temperature in Fahrenheit if the resistance is 6 ohm? बहुत ही अच्छा सवाल है। यहाँ पर हमारे पास जब 3 ओम का रेजिस्टेंस है, यहाँ पर 5 ओम का रेजिस्टेंस है, ऊपर दिख रहा है 6 ओम का रेजिस्टेंस। ये था हमारा 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, ये था हमारा कितना था 212 डिग्री फ़ारेनहाइट, और ये वैल्यू x हमें पता करनी है। तो वीडियो को पॉज करो, क्वेश्चन को सॉल्व करो। इस क्वेश्चन का आंसर है 302 डिग्री फ़ारेनहाइट। कैसे, तो देखो यार यहाँ पर फिर से सेम चीज़ करना है। देखो x माइनस लो पॉइंट डिवाइडेड बाई ये इज इक्वल टू 6 माइनस लो पॉइंट डिवाइडेड बाई ये। तो कर देंगे हम x माइनस 32 अपॉन 212 माइनस 32, अब मैं उसको डायरेक्टली लिखूँगा 180 इज इक्वल टू 6 माइनस इसका लो पॉइंट कितना है 3 डिवाइडेड बाय इनके यहाँ से यहाँ तक कितना है 5 माइनस 3 विच इज इक्वल टू 2। यहाँ से आप सॉल्व करोगे तो देखो वैल्यू आ जाती है x माइनस 32 इज इक्वल टू 3/2 इंटू 180। 3/2 इंटू 180 कितना हो जाता है 270। यहाँ से x की वैल्यू आ जाती है 270 प्लस 32 विच इज़ इक्वल टू 302
डिग्री फ़ारेनहाइट हमारा आंसर है। और अब सवाल देखते हैं एक ऐसा जो कि इन सब चीज़ों से परे है। मर्करी थर्मोमीटर कैन बी यूज्ड टू मेजर टेम्परेचर अप टू। इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करोगे, ये अभी तक हमने जो भी सीखा उससे अलग है, लेकिन ये भी क्वेश्चन पूछा गया है तो यहाँ पे हमें थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। देखो मर्करी क्या है, एक जो मर्करी थर्मोमीटर की वर्किंग होती है वो ऐसी होती है, यहाँ पर लिक्विड भरा होता है, लिक्विड को गर्म करते हो तो वो एक्सपैंड होता है, एक्सपैंड होता है। जब तक कब तक ये मेजर कर सकता है, जब तक ये यहाँ से मर्करी इसको तोड़ के बाहर ना निकल जाए। तो उस तोड़ने से बचाने के लिए तो हम भाई इस कांच को बहुत लंबा बना देंगे, लेकिन फिर भी एक पॉइंट आएगा जब मर्करी जो लिक्विड है वो बॉयल होना शुरू हो जाएगा, उसके बाद तो हम उससे मेजर नहीं कर सकते। तो वो जो बॉइलिंग पॉइंट है उसके हिसाब से हमारा आंसर आता है यहाँ पर सी। इस तरीके से आपको ये कुछ खास वैल्यू है जो आपको याद रखनी चाहिए। और इसी के साथ हमारा आज का वीडियो खत्म।